ऑक्सीजन फैमिली में हम लोगों ने ऑक्सीजन, ओजोन, उनकी प्रॉपर्टी, उनके फ्यूशन, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा था। हेडिंग डाली थी मैंने कि हम लोग स्टार्ट करेंगे H2SO4, जिसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल, सल्फ्यूरिक एसिड इसी के नाम होते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहते हैं, मैंने आपसे पूछा था कि आप ढूंढिएगा, खोजिएगा, बताइएगा। व्हाई इट इज सेड टू बी किंग ऑफ केमिकल्स, इसे सब केमिकल्स का राजा कहा जाता है। कारण क्या है? कहते हैं कि दुनिया में H2SO4 का प्रोडक्शन एक बड़े लार्ज स्केल पर होता है और ये किसी कंट्री की इकोनॉमी को भी गवर्न करता है। यानी कितनी कमाई होती है, इससे आप अंदाजा भी शायद नहीं लगा पाएंगे कि कितना H2SO4 यूज होता है, कितना कंज्यूम होता है, कितना बनाया जाता है। देखिए, H2SO4 का सबसे बड़ा यूज होता है फर्टिलाइजर्स में, अमोनियम सल्फेट वगैरह बनाने में, सिंदरी फर्टिलाइजर बनाने में, इन सब में बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। हम लोग तो अपने इंडिया में इसे कॉमन सा टॉयलेट क्लीनर की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सोच के देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड को। इसके अलावा ढेर सारे सल्फेट्स बनाने के लिए भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के लिए आप जो मेटलर्जी में ऑपरेशंस होते हैं उसमें आप H2SO4 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना बेटा? डिहाइड्रेशन कराने के लिए चीज़ों की आप H2SO4 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी देश में सल्फ्यूरिक एसिड का एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है और इसका बहुत यूज होता है और देश इसे खूब सारा बना बना के बेचते भी है दूसरे कंट्रीज को। यानी सोचिए कितनी वैल्यू है। इसीलिए इसको नाम दिया गया सभी केमिकल्स का राजा। कोई केमिकल इतना ज्यादा बिकता नहीं है, किसी कंट्री को इतना पैसा प्रोवाइड और केमिकल्स नहीं कराते जितना H2SO4 कराता है। इसीलिए इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं सर, ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा इसका, इट इज ग्रीन विट्रियोल, FeSO4.7H2। क्या है ये? ग्रीन विट्रियोल। कहते हैं यदि आप ग्रीन विट्रियोल को हीट कर दें, गर्म कर दें, तो ये ग्रीन विट्रियोल आपको गर्म करने पर देता है Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, साथ में देता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में देता है H2SO4। लीजिए, ये बनता है और प्लस साथ में देता है 13H2। क्योंकि हम इसे ग्रीन विट्रियोल से बनाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसीलिए इसे एक नाम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी दिया जाता है। लेकिन यदि कल की तारीख में यही फेरस सल्फेट एनहाइड्रस हो जाता तो कुछ अलग ही रिएक्शन देखने को मिलती है भाई। इसकी पहला प्रोडक्ट सेम है Fe2O3, दूसरा प्रोडक्ट भी सेम है SO2, पर एक प्रोडक्ट और बनता है अनएक्सपेक्टेड, दैट इज SO3। इट इज द ओनली रिएक्शन जिसमें SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है। और इसका रीजन होता है कि जब हम सल्फेट को गर्म करते हैं तो बनता तो बेटा यही है मैन, SO2। लेकिन क्योंकि ये क्या करता है, कैटेलाइज कर देता है SO2 की रिएक्शन को थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ, तो थोड़ी क्वांटिटी में SO3 का फॉर्मेशन होना भी शुरू हो जाता है, तो थोड़ा SO3 भी बनता चला जाता है हमारे साथ में। यानी ये इस SO3 के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, इसे प्रोटेक्ट भी करके रखता है। दैट इज वाई, यही कारण है कि साथ में थोड़ी SO3 भी मिलनी शुरू हो जाती है, तो दोनों ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हमें मिलते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि इसे ग्रीन विट्रियोल को गर्म करके आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन यदि हाइड्रेटेड की जगह एनहाइड्रस FeSO4 को आपने गर्म किया तो हमेशा याद रखिएगा SO2 और SO3 बोथ द गैसेस आर फॉर्म, ये दोनों ही गैसेस बन जाती हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसे हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी H2SO4 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि ये H2SO4 कैसे बनाया जाता है। ये तो हमें पता चल गया कि इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, तो इसे इंडस्ट्रीज में बनाने के तरीके भी होते होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं लार्ज स्केल पर H2SO4 बनाने की, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड्स। देखिए, इसे बनाने के दो कॉमन मेथड्स हुआ करते हैं। पुराने जमाने में आप जिस मेथड से इसे बनाते थे उसका नाम होता था लेड चेंबर प्रोसेस। क्या नाम होता था बेटा? इट इज लेड चेंबर प्रोसेस, LCP अपन शॉर्ट में इसे LCP। पुराना मेथड है, इट इज द ओल्ड मेथड।
बड़ा पुराना मेथड, और आजकल इसे इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, नॉट यूज नाउअडेज। आजकल आप इसे इस्तेमाल करते भी नहीं। बहुत सारे रीजन हैं। एक्चुअली इस प्रोसेस से H2SO4 बनाने के लिए हमें लेड के चैम्बर्स की जरूरत पड़ती थी, जो कुछ समय बाद कोरोटेड होकर खराब होने भी शुरू हो जाते थे। तो ये इकोनॉमिकली नहीं पड़ता था, बहुत कॉस्टली पड़ता था, महंगा पड़ता था, और इससे बनने वाले H2SO4 की जो परसेंटेज हमें मिलती थी वो भी बहुत अच्छी नहीं होती थी। इसलिए इसको 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बाद बनाना बंद कर दिया गया इस मेथड से। हालांकि हम इस मेथड को सीखेंगे कि मेथड होता क्या है, किस तरीके से ये मेथड काम करता है, ये हमें सीखना है। ऐसा नहीं है कि हम इस मेथड को सीखेंगे नहीं, सीखेंगे इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा मेथड होता है, सेकंड मेथड, द अनदर मेथड इज इट इज कॉल्ड कांटेक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कांटेक्ट प्रोसेस या मॉडर्न प्रोसेस। ये नया मेथड है, इट इज अ न्यू मेथड, न्यू मेथड। और आजकल हम इसी मेथड से इसे बनाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं चाहे वो लेड चैम्बर प्रोसेस हो और चाहे वो कांटेक्ट प्रोसेस हो, यदि आपसे इससे H2SO4 बनाना है तो इट इज फॉर्म इन फॉलोइंग स्टेप्स, यानी फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। इसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। कौन सी स्टेप हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती है? तो मेनली यहाँ इन्वॉल्व होने वाली 4 स्टेप्स होती है भैया, ठीक है। 3 प्राइमरी स्टेप होती हैं और एक अल्टरनेटिव सेकेंडरी स्टेप होती है। तो कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो आपको सीखना है। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप सबसे पहले इंडस्ट्रियल मेथड में लेड चैम्बर प्रोसेस एंड कांटेक्ट प्रोसेस, क्योंकि दोनों में एक ही तरीका है बनाने का, एक ही स्टेप्स होती हैं, बस थोड़ा सा फर्क है कि ऊपर वाले में लेड के चैम्बर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस में लेड के चैम्बर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर वाला थोड़ा महंगा होता है, नीचे वाला इकोनॉमिकली होता है, सस्ता मेथड होता है, ज्यादा अच्छी परसेंटेज का H2SO4 यहाँ से मिलता है, इसीलिए हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस को प्रेफर करते हैं ओवर द लेड चैम्बर प्रोसेस। तो हम CP यानी कांटेक्ट प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे। एक बार बना लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ वो कौन सी स्टेप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। क्या मैं इसे हटा दूं बेटा? चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस है आपके पास और दूसरा मेथड आपके पास कौन सा है? कांटेक्ट। हटा दिया। तो जो 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, पहले जरा जान लीजिए वो 4 स्टेप्स कौन कौन से। स्टेप नंबर 1 होती है, इट इज द जनरेशन ऑफ SO2। पहला काम होता है सल्फर डाइऑक्साइड को जनरेट करना बाय द इग्निशन ऑफ, फ्रॉम द इग्निशन ऑफ सल्फर और मेटल सल्फाइड्स। आयरन पायरेट्स को जनरली हमें इस्तेमाल करते हैं, मेटल के सल्फाइड्स। कैसे बनाते हैं अभी आपको सिखाता हूं थोड़ी देर के बाद। ये पहली स्टेप होती है। सेकंड स्टेप में आइए बेटा, अब SO2 हमें मिल गई है। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, जो SO2 बना है उसे कन्वर्ट करते हैं, यानी दूसरी स्टेप में आपका होता है कन्वर्जन ऑफ SO2 इनटू SO3 बाय यूजिंग, क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट। अब 2 प्रोसेस है आपके पास, एक लेड चैम्बर प्रोसेस, एक कांटेक्ट प्रोसेस। जो लेड चैम्बर प्रोसेस है उसमें जो कैटलिस्ट होता है बेटा वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, NO। लेकिन यदि हम कांटेक्ट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को। वाइडली ना मिले तो हम प्लेटिनम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर आइए, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं सुनिएगा। तीसरी स्टेप में ये जो SO3 आपको मिल गई है इसे एब्जॉर्ब कराते हैं 98% H2SO4 सॉल्यूशन में और बनाते हैं एक मिक्सचर जिसे कहते हैं ओलियम। क्या बनाते हैं? ओलियम। यानी SO3 क्या होती है बेटा? एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब इन 98% के अप्रॉक्स H2SO4 टू गिव क्या देती है? ओलियम। ओलियम ये देती है। व्हाट इज ओलियम? इट इज H2S2O7 यानी H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर, ये ओलियम मिलता है। अब लास्ट स्टेप चौथे नंबर पर आइए।
चौथे नंबर पर आप क्या करते हैं, आप ओलियम का डाइल्यूशन करते हैं, यानी पानी डालते हैं। क्या करते हैं बेटा, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद वाटर, इसके साथ H2O के साथ, गेट H2SO4, और क्या बना लेते हैं, H2SO4 ऑफ डिजायर्ड कंसेंट्रेशन, जितनी भी कंसेंट्रेशन का आपको बनाना है, क्योंकि आप 80%, 68% से लेकर 98% तक किसी भी कंसेंट्रेशन का H2SO4 बना सकते हैं इन मेथड्स की मदद से। ये 4 स्टेप्स हैं बेटा जो इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, किससे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, या किससे बेटा, लेड चैम्बर प्रोसेस से। तो आइए एक एक करके हम इन स्टेप्स को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे बनाई जाती है H2SO4 इन इंडस्ट्रीज। तो ये 4 स्टेप्स हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। पहली स्टेप है जनरेशन ऑफ SO2 सॉरी, पहले हम SO2 को जनरेट करते हैं, किससे, सल्फर से या मेटल सल्फाइड को जलाकर उसे इग्नाइट करके। दूसरा है जो SO2 बनती है उसे SO3 में कन्वर्ट करते हैं कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए, LCP लेड चैम्बर प्रोसेस में NO को, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 या प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो SO3 बन जाता है उसे H2SO4 में एब्जॉर्ब करा के ओलियम बनाते हैं, फिर ओलियम में पानी मिला के उसे H2SO4 बना लेते हैं अपनी डिजायर्ड कंसेंट्रेशन का। ये स्टेप होती है। तो आइए पहली स्टेप पे आते हैं। पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, या तो हम सल्फर ले लेते हैं S8, या हम ले लेते हैं कोई भी सल्फाइड, जैसे मैंने आयरन पायराइट या FeS2 ले लिया, और इन्हें हम जलाते हैं किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। जब बेटा आप इन्हें इग्नाइट करेंगे, जब जलाएंगे इन्हें, तो जलाने पर ये आपको देगा SO2 गैस। सेम है, इसे जलाएंगे तो ये भी आपको देता है क्या, SO2 गैस प्लस साथ में मिलता है Fe2O। आइए थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूं, बैलेंस नहीं इक्वेशन, या 4 ले लीजिए या 2 कर लीजिए, अब बैलेंस। ठीक, ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमारी जो डिजायर्ड चीज थी वो क्या थी, SO2 बनाना। क्या हमने उसे बना लिया है, जी हाँ, हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है और हमें मिल चुकी है कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन आप किससे कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, और कराते समय आप कैटेलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं किसे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को। यदि ये आपका कैटेलिस्ट है तो आपकी रिएक्शन का नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस। और यदि आप इसी रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस SO2 प्लस O2, इसी रिएक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस रिएक्शन में अब जो आपका कैटेलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है कौन, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम। तो ये मेथड जो है, ये मेथड आपका कहलाता है CP यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते जब हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम को इस्तेमाल करते हैं, तो यदि हमने प्लेटिनम का इस्तेमाल किया है और हमारी रिएक्शन में गलती से कहीं आर्सेनिक मौजूद है, तो वो इस प्लेटिनम को पॉइजन कर देता है। तो इसे रोकने के लिए, पॉइजन ना होने पाए, हम एक आर्सेनिक प्योरीफायर मिलाते हैं, और ये आर्सेनिक प्योरीफायर होता है आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, या Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का पाउडर। इसे इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, आर्सेनिक प्योरीफायर, यानी टू रिमूव आर्सेनिक, आर्सेनिक को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव आर्सेनिक। क्लियर, इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये रिएक्शंस होती हैं तो इन दोनों रिएक्शंस का एक ही रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट आता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ SO3। ये हमारी दूसरी स्टेप हो जाती है। लीजिए SO3 बन गया। अब आप क्या करने जा रहे हैं बेटा, ये जो SO3 है इसे एब्जॉर्ब कराने जा रहे हैं किसमें, H2SO4 में। कितनी कंसेंट्रेशन का, अप्रोक्सीमेट 98% H2SO4। जैसे ही आप इसमें एब्जॉर्ब कराएंगे आपको तुरंत मिलेगा H2S2O7, ओलियम। क्या नाम है इसका, डिस्कार्ड ओलियम। एक्चुअली ओलियम इज नथिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, एक मिक्सचर है ओलियम।
किसका, H2SO4 प्लस SO3 का, और लास्ट स्टेप में हम इसी ओलियम का क्या करा रहे हैं, डाइल्यूशन विद H2O, और जैसे ही आप इसमें H2O मिलाएंगे आपको तुरंत मिल जाएगा H2SO4। जो भी कंसंट्रेशन आपको यहाँ H2SO4 की चाहिए वो डिपेंड करेगी कि आपने डाइल्यूशन कितना किया है। तो आपको डिजायर्ड कंसंट्रेशन का, जो कंसंट्रेशन आपको चाहिए उस कंसंट्रेशन का H2SO4 मिल जाएगा। तो ये होता है इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें इस मेथड का नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस और इसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यदि हम अपनी कॉन्टैक्ट प्रोसेस को देखें तो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी अवर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कलर थोड़ा बदल देता हूं। ये वाली जो प्रोसेस है रेड कलर से जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है यहां से लेकर और यहां तक लेड चैम्बर। और जो ऊपर वाली प्रोसेस इतनी इक्वेशन है, सॉरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और जो ऊपर वाली प्रोसेस है इसे बोलते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस। तो हमें जिस प्रोसेस को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है वो ये वाली है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बस मैंने एलसीपी आपको इसलिए बता दी, कभी क्वेश्चन आ जाए कि लेड चैम्बर प्रोसेस का कैटेलिस्ट कौन होता है तो कम से कम याद रहे कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैटेलिस्ट का काम करते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस में, जबकि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। या ऑप्शनल हम प्लेटिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्लेटिनम को आर्सेनिक क्योंकि पॉइजन की तरह काम करता है प्लेटिनम के लिए, प्लेटिनम को खराब कर देता है, तो प्लेटिनम यदि होता है तो आर्सेनिक प्योरीफायर के तौर पे हम आयरन के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के पाउडर यूज करते हैं जो रिमूव कर देता है किसको, आर्सेनिक को, ताकि आर्सेनिक खत्म हो जाए और हमारा जो प्लेटिनम एक महंगी मेटल होती है ये सेफ रहे, बचा रहे। और इससे बचना है तो सबसे अच्छा हमारे पास ऑप्शन होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, कि आप इसे इस्तेमाल करें एज अ कैटेलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्लियर? तो ऐसे बनाया जाता है बेटा H2SO4, बना लीजिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। जल्दी से बना डालिए तो मैं प्रॉपर्टीज पे आता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं H2SO4 की प्रॉपर्टीज। यदि हम H2SO4 को बनाएं तो ये जो H2SO4 होता है ये में कुछ ऐसा नजर आएगा, जरा देखिएगा, HOS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O एंड H। ये है H2SO। यदि आप इस पे थोड़ा ध्यान दें H2SO4 पे तो आपको महसूस होगा बेटा कि ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सीजन भी वाटर के साथ या खुद के साथ, ये भी, ये भी, ये भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ये जो येलो डॉटेड लाइंस मैंने आपको दिखाई है ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने में कैपेबल है इनकी मदद से। इतनी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये जो होता है ये कैसा होता है, इट इज अ विस्कस लिक्विड, गाढ़ा हो जाता है बहुत ज्यादा। दूसरी बात सोचिए, इतना हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इनमें अट्रैक्शन कितना ज्यादा होगा, यानी बहुत हाई होगा, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, और बहुत कम होगी, वेरी लो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी। सोच के देखिए, इतना सारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो ढेर सारे वाटर को खींच सकता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग या गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। चीजों को डिहाइड्रेट करने के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4, आल्सो यूज्ड एज पिकलिंग एजेंट। किसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पिकलिंग एजेंट की तरह। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं मैं सिखाता हूं। पिकलिंग एजेंट टू रिमूव या टू क्लीन मेटल सरफेस। एक ही बात होती है टू रिमूव इम्प्योरिटीज या उन्हें साफ कर देना। देखिए क्या होता है, सपोज करिए कि ये हमारे पास कोई मेटल थी तो इसकी सरफेस पर बहुत सारे बेसिक ऑक्साइड की, हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, वेपर्स की इंप्योरिटीज डिपॉजिट हो जाती है। तो इसमें क्या खूबी होती है, जैसे आप इसे H2SO4 से धोएंगे तो जितने भी बेसिक ऑक्साइड होंगे एसिड उन सबको रिमूव कर देगा। थोड़ी बहुत मॉइस्चर या मॉइस्ट चीजें होंगी तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उनको रिमूव कर देगा।
तो इसकी जो सरफेस होगी वो पूरी की पूरी सरफेस यहाँ से कैसी हो जाएगी, साफ, क्लीन हो जाएगी ऐसे करके। तो इसे सरफेस क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यही कहलाते हैं पिकलिंग एजेंट। पिक कर लेते हैं इम्प्योरिटीज को, कहाँ से, मेटल की सरफेस से, तो यूज्ड एज अ पिकलिंग एजेंट, पिकलिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ये प्रॉपर्टीज बड़े काम की है दोनों, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड वेरी लो वोलेटिलिटी। ये वेपोराइज नहीं होता, इसका फायदा उठाते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्शन से। कैसे फायदा उठाते हैं, अभी मिलाता हूं इसकी केमिकल रिएक्शन से। इतना देख लीजिए बेटा, कहीं कोई चीज आपको समझ में ना आई हो। H2SO4 एक हाईली विस्कस लिक्विड होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो वोलेटिलिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बड़ा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पिकलिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा यदि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेते हैं, कैसे बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेते हैं, तो ये एक अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, यानी हम इसे बहुत सारी चीजों को ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। कैसे, अभी मैं सबकी रिएक्शन दिखाऊंगा, हाई बीपी वोलेटिलिटी के कारण रिएक्शन दिखाऊंगा, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिएक्शन दिखाऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शंस भी दिखाता हूं 2 मिनट में। हटा दिया जाए, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम इसकी प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसका आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। देखिए H2SO4 को यदि आप वाटर में डाल देते हैं, यानी कैसा लिया है, एक्वस, तो इट गेट आयोनाइज H प्लस एंड HSO4 इन फर्स्ट स्टेप। और यहाँ इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 है वो बहुत हाई होता है, अप्रोक्सीमेट 10। सोचिए कितना ज्यादा है, यानी बहुत स्ट्रांगली, बहुत तेजी से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और एकदम से H प्लस HSO4 माइनस मिल जाता है। फिर अगली स्टेप में ये जो HSO4 माइनस बना है, थोड़ी देर के बाद उसी एक्वस मीडियम में ये भी डिसोसिएट होना शुरू होता है, थोड़ा कम, क्या देता है, H प्लस एंड SO4 माइनस माइनस। और अब इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है वो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 होता है, यानी अप्रोक्सीमेट 10 टू दी पावर माइनस 2 के ऑर्डर का होता है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस ठीक है, काफी डिफरेंस है, तो हम इसे 2 स्टेप में आसानी से डिसोसिएट करा सकते हैं। तो यहां से 2 बातें निकल के आती हैं। पहला डिसोसिएशन स्टेप ये बताता है कि ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेजी से हो रही है, H आयन कंसंट्रेशन तुरंत दे रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्योंकि 2 स्टेप में K का डिफरेंस ठीक ठाक है, यानी 2 बार इसे डिसोसिएट करा सकते हैं, तो इट कैन गिव्स 2 सीरीज ऑफ साल्ट। ये साल्ट की 2 सीरीज दे सकता है, 2 सीरीज ऑफ साल्ट, यानी एक साल्ट तो ये बना सकता है HSO4 के साथ। जैसे कोई भी, मान लीजिए आपने पोटेशियम ले लिया और HSO4 से जोड़ के क्या बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4। और ये जो KHSO4 है ये कैसा साल्ट है, एसिडिक। कैसा साल्ट है, एसिडिक साल्ट। क्यों एसिडिक साल्ट भी है, क्योंकि इसके पास, ध्यान से देखिए, भी एसिडिक हाइड्रोजन ये वाली मौजूद है। और दूसरा ये इसी K के साथ ये किसी और के साथ बना दे, जैसे सोडियम के साथ बना दे तो Na2SO4 K2SO4 भी बना सकते हैं, ये भी बना सकता है। और ये सॉल्ट आपका कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। अब ये एसिडिक नहीं है क्योंकि सारे हाइड्रोजन गायब हो चुके हैं, नॉर्मल सॉल्ट। यानी 2 सीरीज ऑफ साल्ट्स बनाने में कैपेबल होता है, क्योंकि 2 स्टेप में इसका डिसोसिएशन दिखाया जा सकता है और दोनों स्टेप के K का डिफरेंस ठीक ठाक है, तो हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं स्टेप्स को। तो एक साल्ट अपन यहाँ से बना सकते हैं, एक साल्ट अपन यहाँ से बना सकते हैं। तो 2 सीरीज ऑफ साल्ट्स हम H2SO4 से बना सकते हैं। तो इससे ये पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि बहुत तेजी से टूट रहा है, और दूसरा 2 सीरीज ऑफ साल्ट्स आर पॉसिबल विद H2SO4, ये 2 सीरीज ऑफ साल्ट बना सकता है। क्लियर है बेटा इतना? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि इसकी वोलेटिलिटी बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट नॉन वोलेटाइल है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो जब हम इसे किसी इनऑर्गेनिक साल्ट में डालते हैं तो ये उससे रिएक्शन करके उसमें से एक लेस वोलेटाइल की जगह मोर वोलेटाइल एसिड को बाहर निकाल देता है, क्योंकि खुद कैसा है, लेस वोलेटाइल। पर हाँ याद रखिएगा, मोर वोलेटाइल एसिड जिनकी वोलेटिलिटी ज्यादा है वो बाहर आएंगे, यदि किसी एसिड की वोलेटिलिटी कम है तो वो बाहर नहीं आता। क्या मतलब है, आइए सिखाता हूं रिएक्शंस में।
मैं आपको सबसे पहले रिएक्शन कराने जा रहा हूं, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक साइड्स। और देखिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, इसे हम कहते हैं के सिंह का रूल। और वो रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वो रूल कहता है कि यदि आपके पास ये कोई इनऑर्गेनिक साल्ट है, ले लिया, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ, थोड़ा सा आपने इसे किया है गर्म, तो यहाँ पे तुरंत आपको मिलेगा क्या, मोर वोलाटाइल या हाई वोलाटाइल एसिड ऑफ एनाइन ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, और प्लस साथ में मिलेगा एक सल्फेट साल्ट। क्या मिलेगा, एक सल्फेट साल्ट। और जरूरत पड़ने पर यदि बैलेंस नहीं हो रही है तो वाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन एनी साइड। जैसे रिएक्शन देखते हैं, उसने बोला कि आपने सपोज करिए NaCl लिया है और आपने H2SO4 से रिएक्शन करा, तो ये कहते हैं जैसे ही आप इस NaCl में H2SO4 डाल रहे, रिमेंबर कंसंट्रेटेड है बेटा, और आप इसे गर्म कर रहे हैं, ऊपर ये कंसंट्रेटेड है, और जैसे ही आप इसे गर्म कर रहे हैं, ठीक, कंसंट्रेटेड है, अंडरस्टूड है, जैसे आप इसे गर्म कर रहे हैं तो ये वाला जो Cl है इस वाले, ये वाला जो Cl है इस वाले H से मिलके बना रहा है ट्वाइस HCl, और आपको पता है बेटा HCl गैस होती है, बहुत वोलेटाइल है, तुरंत बाहर आ जाएगी, और साथ में आपको दे देगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट साल्ट। ये रिएक्शन इसी तरह से, मान लीजिए आप कहते हैं कि हमने रिएक्शन को Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट से कराया, किसकी मदद, H2SO4 की, कंसंट्रेटेड के साथ गर्म किया, तो देखिएगा ये हाइड्रोजन फास्फेट के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ट्वाइस H3PO4। ये भी एक वोलेटाइल एसिड है, तो आराम से निकल आएंगे इसकी वेपर्स, और साथ में बन जाएगा बेटा क्या, सोडियम सल्फेट, ट्राइस Na2SO4। लीजिए और देख लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने इसकी रिएक्शन को किससे करा दिया है, CaF2 के साथ, यानी फ्लोराइड के साथ H2SO4 की रिएक्शन करा दी, तुरंत आपको देगा क्या, HF। क्या बनाएगा, HF, और प्लस बना लेगा कैल्शियम सल्फेट। लीजिए इसी तरह से, पर याद रखिए इसी रिएक्शन को हम सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ करा दें, H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ, तो यहाँ पर HBr या HI ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि HI और HBr इनकी वोलेटिलिटी बहुत कम है, ये बहुत लेस वोलेटाइल हैं, इसलिए ये नहीं बनेंगे, लेकिन रिएक्शन फिर भी होगी, इनकी जगह ये ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन एंड आयोडीन को जनरेट कर देगा। अब ये जो ब्रोमीन और आयोडीन है ये आराम से वेपोराइज हो जाएंगी, तो आपको इनकी वेपर्स मिलेंगी ब्रोमीन एंड आयोडीन की, पर आपको HBr या HI यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। अब जैसे वो बोलता सोडियम सल्फाइड था तो H2S बन जाती, H2S क्यों बनती, क्योंकि गैस है भैया, मोर वोलेटाइल है, तो यहाँ वही एसिड बनेगा जिसकी वोलेटिलिटी कैसी है, ज्यादा। तो ये सारी रिएक्शन जो इनऑर्गेनिक साइड से हो रही हैं, इनका जो रीजन है बेसिक बेटा, वो रीजन इसीलिए है, इट इज ड्यू टू लेस वोलेटिलिटी एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट या मोर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4। इस कारण से ही रिएक्शन पॉसिबल होती है। यदि बनने वाले एसिड की वोलेटिलिटी कम है तो वो फॉर्म नहीं होता, ऐसी कंडीशन में आपने उसका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, और क्या बना दिया, ब्रोमीन। क्योंकि आपको पता है बेटा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर सकता है, तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो इस तरह से वर्क करेगा, इसको भी हम देखेंगे भी आगे चल के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो ये पहली रिएक्शंस थी इनऑर्गेनिक साल्ट के साथ। रूल आपके सामने बना हुआ है, बना डालिए जल्दी से, रूल या ट्रिक कुछ भी लिख सकते हैं, रिएक्शन कराने की के सिंह की ट्रिक। लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
ओके यानी समझ जाते हैं आप, जल्दी से बना डालिए। फिर चलते हैं रिएक्शन नंबर सेकंड पर, हटा दो बेटा। चलिए रिएक्शन नंबर सेकंड पर चलते हैं। अब की हम इसकी रिएक्शंस करा रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ H2SO4 दो तरीके से रिएक्ट करता है। पहला देखिएगा कैसे, कहता है, रूल कहता है मेटल्स above हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेड को छोड़कर, यदि आप उनकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, तो ये आपको हमेशा देती है हाइड्रोजन गैस, साथ में देता है मेटल का सल्फेट साल्ट। लीजिए, दैट विल बी योर रूल ऑफ रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन करके देख लीजिए भाई कैसे होगी। एबव वाली मेटल लेनी है तो कैन आई टेक जिंक हियर, बिल्कुल ले सकते हैं भाई। क्या हम आयरन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं भाई। दोनों की रिएक्शन कराई है डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसकी भी, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसकी भी। दोनों ही कंडीशन में क्या हाइड्रोजन निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। साथ में क्या बनेगा बेटा? ना ZnSO4 प्लस FeSO4। तो कोई भी मेटल वी हैव टू टेक जो हाइड्रोजन के ऊपर है उसे लेना है, नीचे वाली नहीं। यदि मैंने नीचे वाली ले ली, जैसे सपोज करिए आपने कॉपर की रिएक्शन कराई है H2SO4 डाइल्यूट के साथ, इसके साथ डाइल्यूट के साथ, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला भैया, नो रिएक्शन। ये तो पहली बात थी। अब दूसरी बात पे आ जा, बी। बी में कह रहा है कि कोई भी मेटल ले लो, एनी मेटल, एनी मेटल कोई भी, एक्सेप्ट किसे छोड़ के? नोबल मेटल, जैसे गोल्ड है इसे छोड़ दीजिए, प्लेटिनम है इसे छोड़ दीजिए, रुथीनियम, रोडियम, लेड इन्हें छोड़ दीजिए। अब आप रिएक्शन कराइए किसके साथ? कंसंट्रेटेड के साथ, और गर्म कर दीजिए। तो हमेशा याद रखिए यहां रिएक्शन होगी और आपको मिलेगा मेटल सल्फेट, यानी ऑक्सीडाइज कर देगा मेटल को, खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 में, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ी तो हम बनाएंगे H2। ये होगा रिएक्शन कराने का तरीका। इस रूल को फॉलो, एनी मेटल कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करके मेटल सल्फेट बनाएगी, SO2 बनाएगी और वाटर बनाएगी। ठीक है, कौन सी मेटल नहीं लेनी है? गोल्ड नहीं लेना है, प्लेटिनम नहीं लेना है, रुथीनियम नहीं लेना है, रोडियम नहीं लेना है, लेड भी ठीक से रिएक्शन नहीं देती। चलिए इसकी रिएक्शन लिखना चाहते हैं, आप ऊपर वाली रिएक्शन बना चुके होंगे तो मैं उन्हें हटा देता हूं, ऊपर रिएक्शंस लिख के दिखा दूं। चलिए भाई रिएक्शन कर ली जाए थोड़ी सी, तो आइए रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन कराई जिंक की, एक रिएक्शन कराई कॉपर की। अब दोनों रिएक्शन करेंगे, इवन Ag लेंगे, सिल्वर भी रिएक्ट करेगा, Ag भी ले लीजिए। चलिए, मना कर दिया सिल्वर ने, क्या बात है भाई, मना मत करिए, रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको। तो रिएक्शन कराई हमने H2SO4 के साथ इसकी भी, H2SO4 के साथ इसकी भी, H2SO4 के साथ इसकी भी, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस। चलिए भैया गरम करेंगे सभी में। ठीक, चलिए रिएक्शन कराइए। तो क्या बनाएंगे? जिंक सल्फेट ZnSO4 बिल्कुल बनना चाहिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 बिल्कुल बनना चाहिए, सिल्वर सल्फेट Ag2SO4 बिल्कुल बनना चाहिए। क्या साथ में SO2 बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए भाई, SO2 गैस, SO2 गैस एंड SO2 गैस। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए सभी में 4-4 हाइड्रोजन है, ट्वाइस H2O बनना चाहिए, यहाँ भी ट्वाइस H2O बनना चाहिए, यहाँ भी ट्वाइस H2O बनना चाहिए। लीजिए ये रिएक्शन हुई है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। देख लीजिए यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि डाइल्यूट लेंगे
तो ये तो रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि नीचे है भाई, ये रिएक्शन कर जाएगा पर ये रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्रोजन बनेगी। तो कंसंट्रेटेड क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिएक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्लियर? ऑक्सीडाइज कर रहा है ये किसे? मेटल्स को। बना लीजिए, आगे चलते हैं और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज से मिलाता हूं, फिर मैं आपको इसका डिहाइड्रेटिंग एक्शन दिखाता हूं। चलिए, हो गया होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी रिएक्शन से। क्या नाम है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। जब भी आप H2SO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा याद रखिए कंसंट्रेटेड होना चाहिए। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइज, बल्कि मैं पहले लाइन लिख ही देता हूं। कहता है कंसंट्रेटेड H2SO4 is a good oxidizing agent as। देखिए कैसे काम करता है, कुछ ऐसे कि हम H2SO4 को लेंगे कंसंट्रेटेड और ये ब्रेक होगा तो देखिए क्या देगा, ये देगा SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और यही वो नेसेंट ऑक्सीजन है जो दूसरों को क्या कर देगी? ऑक्सीडाइज। अब आपने कहा था वो चीजें जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। या सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +6 है, या सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है यानी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो H2SO4 बिकम्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो कहते हैं इट ऑक्सीडाइजेस, इट ऑक्सीडाइजेस, ये ऑक्सीडाइज करेगा किसे? ये बोरान को ऑक्सीडाइज कर देगा H3BO3 में, खुद चेंज हो जाएगा SO2 में। ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। ये ऑक्सीडाइज कर देगा ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, ये ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडाइड को आयोडीन में। पर याद रखिएगा कि ये फ्लोराइड या क्लोराइड को ऑक्सीडाइज फ्लोरीन या क्लोरीन में नहीं करेगा, बल्कि यदि मैंने फ्लोराइड या क्लोराइड से इनकी रिएक्शन कराई तो याद करिए वो रिएक्शन होगी जिसमें मोर वोलाटाइल एसिड्स बन गए थे। याद है ना, जहां मोर वोलाटाइल एसिड बन गए थे बेटा, या वो रिएक्शन हो जाएगी तो ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यहीं पे मैंने फास्फोरस ले लिया तो ये फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? H3PO4। यहीं पे मैं कोई असाल्ट ले लूं तो ये साल्ट को ऑक्सीडाइज कर देगा एक साल्ट में, आइट ले लूं तो ऑक्सीडाइज कर देगा 8 में। तो ये सारी रिएक्शन है जिसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज या ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2SO4। तो ये बोरान को बोरिक एसिड में, कार्बन को CO2 में, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा, फास्फोरस को H3PO4 में ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन कभी भी फ्लोराइड और क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इनसे बनेंगे हमेशा HF या HCl गैसेस, क्योंकि उनकी वोलेटिलिटी ज्यादा है, वो बाहर आ जाएंगे। क्लियर? बनता ब्रोमाइड में भी पहले HBr ही है पर वो निकल नहीं पाता, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से ऑक्सीडाइज कर देता है ब्रोमीन में, फिर ब्रोमीन बाहर निकल आती है, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो बड़ी वोलेटाइल गैस है। इसी से आयोडीन सब्लाइम सॉलिड है, ये भी गैस की फॉर्म में आराम से निकल आता है, जबकि HBr और HI आराम से वेपोराइज होके वोलेटाइल लिक्विड नहीं होते, तो आराम से वेपोराइज होके बाहर नहीं आ पाते। क्लियर? तो ये है बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। आइए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं, इसे कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एक्शन या डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। एक बड़ी फेमस सी रिएक्शन पढ़ी होगी आपने कभी बचपन में भी, कि हम कोई कार्बोहाइड्रेट ले लें जैसे C12 H22 O11 या ग्लूकोज टाइप का, और इसकी रिएक्शन करा दे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ,
तो ये अच्छो का पानी निकाल देता है, सारा वाटर निकल जाएगा, 12 कार्बन बनेंगे और कितना 11H2 निकल गया। तो यहाँ ये काला काला से पाउडर मिलता है पर स्वाद में मीठा होता है, इसे कहते हैं चेरिंग ऑफ शुगर। क्या बोलते हैं? चेरिंग। इट इज कॉल्ड चेरिंग ऑफ शुगर। या कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो चेरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसी तरह से यदि मैं इसकी रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, जैसे CH3C2CH2H एथिल अल्कोहल से करूं और यदि मैं इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म कर दूं 170 डिग्री सेल्सियस उससे ज्यादा, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, एल्कीन बन जाएगी और वाटर बन जाएगा। और इसी रिएक्शन में मैं यदि अल्कोहल को एक्सेस में ले लूं, ठीक, यानी और थोड़ा अल्कोहल ले लूं C2H5OH और H2SO4 के साथ गर्म कराऊं पर टेम्परेचर थोड़ा लो रखूं, 140 डिग्री इससे नीचे रखूं, तो देखिएगा डिहाइड्रेशन होगा, H यहाँ से OH यहाँ से, वाटर अब भी बनेगा पर अब की हमारा प्रोडक्ट बनेगा डाई एथिल ईथर, ऐसे करके। यानी कुल मिला के ये अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन करा देगा, या तो एल्कीन में या डाई एथिल ईथर में, तो या तो ईथर्स बना देगा या एल्कीन्स बना देगा। तो ये कहलाते हैं बेटा डिहाइड्रेटिंग एक्शन ऑफ H2SO4। तो ऐसे करके ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो इतने में तो बताइए। क्लियर? लीजिए, ये थी H2SO4 की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। एक छोटा सा लास्ट कंपाउंड और आपके ऑक्सीजन फैमिली खत्म। चलिए भाई शुरू करते हैं एक लास्ट कंपाउंड को, जिसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO। थोड़ा सा इसके बारे में सीख लिया जाए। चलिए भाई, SO2, वैसे तो बहुत कुछ आप ऑक्साइड्स पढ़ते समय सीख चुके थे SO2 के बारे में। एसिडिक ऑक्साइड होता है, वाटर में डाल दीजिए H2SO3 बना लेता है, वगैरह वगैरह। पर आइए हम सीखते हैं सीधे सीधे, स्टार्ट करें डायरेक्ट इसके प्रिपरेशन मेथड्स। SO2 बनाने का एक सबसे कॉमन वाइडली नोन मेथड कहता है दुनिया के किसी भी सल्फाइड को ले लीजिए, ना पसंद आए तो आप हाइड्रोजन सल्फाइड या बाई सल्फाइड भी कहते हैं, इसे ले लीजिए। कहते हैं सर ये कौन होते हैं? मिलते हैं भाई इनसे भी। यदि वो कह रहा है सल्फाइड ले लीजिए तो सल्फाइड का मतलब होता है SO3 माइनस माइनस। वो कहता है बाई सल्फाइड ले लीजिए तो इसका मतलब होता है HSO3 माइनस। दोनों में से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो, और कुछ मत करिए, कोई भी जो आपका मन करे वो डाइल्यूट एसिड डाल के बस गुनगुना कर दीजिए, ना गुनगुना करें तो भी चलेगा। एकदम से आपको मिलेगी तुरंत गैस SO2 स्मेलिंग लाइक बर्निंग सल्फर, जलते हुए सल्फर की स्मेल आएगी, ये गैस बनेगी, साथ में एक कोई ना कोई साल्ट बनेगा, साथ में H2O बनेगा। लीजिए, एक्चुअली ये जो मैंने रिएक्शन का तरीका लिखा है ये कुछ नहीं है बेटा, ये क्लास 10th में 12th में जो आपने प्रैक्टिकल किए थे ना उसमें सल्फाइड या बाई सल्फाइड का जो रेडिकल का जो टेस्ट था ये वही लिखा है। अब देखिए रिएक्शन करके समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज करिए हमारे पास सोडियम सल्फाइड था Na2SO3, या हमारे पास सोडियम बाई सल्फाइड था NaHSO3, और हमने इसमें एसिड डाल दिया, जो हमें अच्छा लगता हो वो डाल दीजिए। सपोज आपने कहा हम तो HCl डालेंगे, तो चलिए हमने इसमें HCl डाल दिया, ट्वाइस HCl। या इसमें आपने कहा हम तो H2SO4 डालेंगे, तो हमने H2SO4 डाल दिया डाइल्यूट। कोई भी एसिड डाल दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, डाल दिया। जैसे ही आप डालेंगे आपको तुरंत मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यहाँ भी और यहाँ भी तुरंत आपको मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। लीजिए बन गया। साथ में क्या मिलेगा, यहाँ Na है या Cl है तो ट्वाइस NaCl प्लस कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H2O बना दीजिए। सेम रिएक्शन यहाँ होगी, देखिए भैया क्या बनेगा SO2 दो बार क्योंकि दो HSO3 है, साथ में साल्ट बनेगा कौन सा Na2SO4। हाइड्रोजन कितने बेटा? दो और दो चार, तो 2H2O। लीजिए क्या बन गई SO2 गैस। ये पहला
द मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे बनाई जाती है बेटा SO2 गैस। बना लीजिए, ये है प्रिपरेशन मेथड नंबर, जल्दी से बना डालिए इसे। क्लियर, हटा दूं? चलिए मेथड नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, आप सल्फर ले लीजिए या दुनिया का कोई भी मेटल सल्फाइड ले लीजिए, पूरा लिख दूं, या दुनिया का कोई भी मेटल सल्फाइड ले लीजिए, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, ले लिया और इसे जला दीजिए ऑक्सीजन के साथ, आपको हमेशा मिलेगी SO2। सर SO3 क्यों नहीं? हमेशा याद रखिए SO2 बनती है, SO3 को बनाने के लिए कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। मैंने पढ़ाया था आपको भी थोड़ी देर पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस में कि SO2 तो आप बना लेते हैं, पर यदि SO3 में बदलना है तो इसके कन्वर्जन को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो आप सल्फर को जला दीजिए ऑक्सीजन के साथ, सीधे मिलेगी SO2, एनी फॉर्म ऑफ सल्फर, या कोई भी मेटल सल्फाइड ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे मैंने जिंक सल्फाइड ले लिया, जला दीजिए, आपको मिलेगी जिंक ऑक्साइड और आपको मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड। लीजिए, ऐसे बनती है SO2, मेथड नंबर 2। चलिए, बाकी कंसंट्रेटेड H2SO4 की कोई भी रिएक्शन कराइए किसी मेटल के साथ तो भी SO2 भी आपने थोड़ी देर पहले बनाई थी। बात करते हैं SO2 की कुछ प्रॉपर्टीज की, बना लीजिए। चलिए मिलते हैं। SO एक कलरलेस गैस है, अडर होती है यानी स्मेल होती है, लाइक बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर जैसी सफोकेटिंग गैस होती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, ज्यादा धुआं आ जाए तो सफोकेटिंग होती है बेटा। तो स्मेलिंग लाइक बर्निंग सल्फर, जलते हुए सल्फर की तरह स्मेल देती है, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्केलीज, पानी में भी घुल जाती है और एल्केलीज में भी घुल जाती है। कैसे घुलती है 2 मिनट में आपको ये भी सिखाता हूं। आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होती है, एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो। इसे हम यूज कर सकते हैं एक डिसइंफेक्टेंट की तरह, ठीक। एक इंसेक्टिसाइड भी होती है सल्फर डाइऑक्साइड, एक डिसइंफेक्टेंट भी होती है SO2, बहुत सारे कामों में आती है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन से भी मैं आपको मिलाता हूँ। जल्दी से बना लीजिए, फिर कुछ रिएक्शन दिखाता हूँ SO2 की। हटा दो इसे। चलिए, सबसे पहले अब इसे पानी में घोल देते हैं। यदि SO2 को आप वाटर में डाल दें तो यह आपको एक वीक डाई बेसिक एसिड देती है, इट इज H2SO3। ये वीक डाई बेसिक एसिड है, दो सीरीज ऑफ साल्ट बना सकता है, इसीलिए रिएक्शन भी दो तरीके से हो जाती है। आइए, यदि मैं इसकी रिएक्शन कराऊं, अगली रिएक्शन विद एल्केन यानी किसी बेस में घोल के दिखाता हूं। देखिए, आप जब बेस में घोलेंगे तो क्या होगा, जस्ट लुक हियर, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने SO2 को लिया और इसे NaOH में घोला, घोल दिया, तुरंत बनाएगी क्या, Na2SO3 प्लस H2 सल्फाइड। लेकिन इस सल्फाइड में एक खास बात है, यदि आप और इसी में SO2 पास करा, यानी ये मिक्सचर आपको मिला है ना, यदि इसी में हम और एक्सिस में SO2 पास करा दें, किसमें, एक्सिस में, तो ये सल्फाइड इसमें फिर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल गेट NaHSO3 और क्या बना देगा, सोडियम बाइसल्फाइड। ये बड़ी समस्या है इसके साथ, यदि आप लिमिटेड पास कराएंगे तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, पर जब इसे एक्सिस में पास कराते ही चले जाए किसी एल्केली में तो ये क्या बना देती है, बाइसल्फाइड प्रोडक्ट आपको दे देती है फाइनली। क्लियर है बेटा, ऐसे करके। इसी के कारण इसका एक यूज होता है, मैं आपको भी दिखाता हूं, इसको बनाइए, फिर मैं इसे हटा के आपको इसका एक यूज दिखाऊंगा। हटा दो।
चलिए एक रिएक्शन और लिख देते हैं, एक रिएक्शन और ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन के साथ। यदि आप SO2 की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, गैसवस, दोनों गैसेस लेते हैं, ये भी गैस है ये भी गैस है, और एडजॉर्ब करते हैं चारकोल पर, तो ये बनाती हैं एक क्लोरीनेटिंग एजेंट SO2Cl2, नाम होता है, शायद सुना होगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम है? सल्फ्यूर। एक होता है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, और इसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब क्लोरीन लाने के काम में आता है बहुत जगह। गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। बना डालिए जल्दी से, हटाओ इसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूं थोड़ा सा इसके बारे में, कैसे हम इसे टेस्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना। यदि SO2 गैस है और आप इसे लाइम वाटर से गुजारते हैं, लाइम वाटर जानते हैं, लाइम वाटर यानी CaOH का होल प्राइस, तो ये एक बेस है, और यदि ये बेस है तो इससे रिएक्शन कर जाएगी, और यहां तुरंत कैसा कलर देती है? मिल्की वाइट। क्या देती है? मिल्की वाइट। ये मिल्की वाइट कलर पता है किसका आता है? CaSO3, जो कि इनसॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट बना देता है, इसके कारण एक मिल्की वाइट कलर आ जाता है, CaOH का होल प्राइस। ठीक है, इसके कारण एक मिल्की वाइट कलर आ जाता है बेटा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी। अब हम क्या करते हैं, इसी गैस को और पास करा देते हैं SO2 एक्सेस में। तो अभी भी मैंने आपको बताया था, जैसे आप एक्सेस में पास कराएंगे इसमें घुल जाएगी, तो ये तुरंत कलरलेस हो जाता है, क्योंकि क्या बन जाएगा? CaHSO3। और ये जो कैल्शियम बाइसल्फाइड है ना, ये कैसा है? सॉल्युबल है। ये कैसा है? सॉल्युबल। पूरा घुल गया, कुछ नहीं है, लेकिन ये इनसॉल्युबल था, तो इसका एक प्रेसिपिटेट आपको नजर आता है। बिल्कुल CO2 जैसा टेस्ट है, सेम काम कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसी तरह से बेटा, यदि मैं इसमें एसिडिक K2Cr2O7 मिला दूं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो यहाँ आपको एक ग्रीन कलर मिलेगा तुरंत। कैसा? ग्रीन। ग्रीन कलर कौन होता है? Cr2SO4 का होल थ्राइस। इसी तरह से यदि मैं इसको पर्पल KMnO4 सोल्यूशन में डाल दूं, एसिडिक मीडियम, इस कलर का बेटा पर्पल या पिंक, तो ये इसको भी डिकलराइज कर देगा। कैसा कर देगा? कलरलेस, क्योंकि क्या बना देगा? Mn+2। इसी तरह से यदि आप इसकी सब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इसकी रिड्यूस कर रहा है सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, यदि आप इसकी रिएक्शन Fe+3 साइड से करा दें तो इसे तुरंत रिड्यूस कर देगा Fe+2। ये सारी की सारी किसकी प्रॉपर्टी है? सल्फर डाइऑक्साइड। बना डालिए। एक लास्ट बात बताने जा रहा हूं और आपकी चैप्टर को खत्म करता हूं। यहाँ पे आके इसके कुछ टेस्ट टाइप के मैंने आपको करके दिखाया। हो गया? चलिए, कहते हैं यदि इस SO2 की रिएक्शन H2S से करा दी जाए, H2S से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फर यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। किसमें? सल्फर ऑफ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। बैलेंस करने के लिए ट्वाइस, और साथ में देते हैं ट्वाइस H2। तो इस रिएक्शन पे ध्यान दें, तो यहाँ SO2 में रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी ये वो रिएक्शन है जहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ -2 से 0 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, यानी ये H2S है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। और H2S बनाने का भी एक तरीका मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, बड़ा कॉमन सा है ये भी। जैसे आपने मेटल सल्फाइड टमाटर वाला लिया था, यदि आप डमडम वाला डी ले लें और इसमें भी डाइल्यूट एसिड डाल दें कोई भी, तो सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल आती है H2S बनने के कारण। कैसी स्मेल है बेटा? रॉटन।
रॉटन यानी सड़ी हुई, एगी स्मेल, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल आती है H2S गैस बनने के कारण। अब वो H2S बन रही है या SO2 बन रही है तो स्मेल से ही पता चल जाएगा। सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल है तो H2S है, ठीक है। और H2S को टेस्ट करने के तरीके आपने शायद बचपन में सुने होंगे। कोई भी Pb+2 साल्ट ले लीजिए, कोई भी, तो यह तुरंत मिल जाएगा PbS किस कलर का, ब्लैक कलर का। सबसे आसान तरीका इसे टेस्ट करने का, बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। सल्फाइड को एक और होता है नाइट्रोपोसाइड टेस्ट, हम पढ़ेंगे आगे लेसने टेस्ट में। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ऐसे मैंने आपको बस H2S के बारे में ऐसे ही बता दिया है। सिलेबस में हमारे होती नहीं है, और कभी कहीं देखने को मिल जाए ऐसा क्वेश्चन कि जहाँ सल्फाइड हो और वो H2S सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल आ जाए, तो हमेशा याद रखना सड़े अंडे की स्मेल केवल सल्फाइड से बनने वाली H2S से आती है, और ये किसी भी लेड साल्ट को हमेशा किसमें बदल देती है, ब्लैक PbS में। ये भी एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है H2S गैस, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ढेर सारे रिड्यूसिंग एक्शंस आपने इसके पढ़े हुए हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डाल दो, मैंने पढ़ाया था मोनोवैलेंट सल्फाइड को सल्फर में बदल देते हैं, वही सब रिएक्शन देती है। हो गया? चलिए, नाउ इट इज ऑल अबाउट, ये था ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, खत्म हुई यहाँ पर। अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली। छोटी सी फैमिली है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे, 3 क्लास का काम है। उसके बाद आपकी नोबल गैसेज हैं, वो भी छोटा सा है, उसमें 2 क्लासेस लगेंगी। हालांकि थोड़ा कम इंटर हैलोजन कंपाउंड एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तो 1 क्लास और मान लेते हैं। यानी कुल मिला के आने वाले वीक में हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ब्लॉक्स। एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं, पी आपका खत्म हो रहा है, डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, एफ ब्लॉक पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक हाइड्रोजन पढ़ चुके हैं, बची है मेटलर्जी एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे आने वाले मंथ्स में। ठीक है, आज केवल यहाँ तक, मिलते हैं अगली क्लास में हैलोजन फैमिली के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।